हेलो डियर स्टूडेंट, एसएससी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड विभव। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोड विभव क्या होता, हमने इसकी पिछली वीडियो में पढ़ाया था आपको डैनियल सेल, है ना। जब आप किसी सेल को उसी के विलयन में दबाते हैं तो अपने आप विभव जनरेट होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा विद्युत वाहक बल या वोल्टेज, है ना। तो सेल में दो पोल होते हैं, एक एनोड हमने पढ़ा था, एक पढ़ा था कैथोड। तो वास्तव में दो प्रकार के विभव उत्पन्न होते हैं। एक विभव को हम बोलते हैं ऋण विभव, एक को बोलते हैं धन विभव। उसी वजह से दो पोल बन जाते, एक पोल को बोलते हैं हम एनोड, एक पोल को बोलते हैं हम क्या, कैथोड। तो जब आप किसी धातु की छड़ को, यहाँ गौर करना, जब आप किसी धातु की छड़ को उसी के विलयन में, जैसे आपने जिंक धातु ली तो जिंक धातु की छड़ को आपने दबा दिया किसमें, जिंक सल्फेट के विलयन में। हमने पिछली वीडियो में बताया, पिछली वीडियो देखें तो क्या होगा, जिंक का ऑक्सीकरण होना शुरू हो जाएगा और जिंक ऑक्सीकरण के द्वारा क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन दान करेगा। तो जिंक 2 इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो जिंक पर 2 पॉजिटिव वापस आ जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकलेंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था कितनी थी, 0 थी, 0 से कितनी हो गई, +2 हो गई। तो यहाँ पर अपने आप एक करंट जनरेट होगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, वोल्टेज उत्पन्न होगा। उस विद्युत वाहक बल को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव। अब ये जनरेट कैसे होता, जब हम जिंक की छड़ को, ये छड़ किसकी है, जिंक रॉड है, जब हम जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबाते हैं तो जिंक आयन Zn2 पॉजिटिव विलयन में जाना शुरू हो जाते हैं। हमने आपको डैनियल सेल में ही पढ़ा दिया, ठीक है। तो जैसे जैसे आप इस में से आप इसका उपयोग करना शुरू करेंगे, करंट लेना शुरू करेंगे तो क्या होगा, विलयन के ऊपर जिंक आयनों का धनावेश विलयन में आना शुरू हो जाएगा, पूरा विलयन धनावेशित हो जाएगा। वो इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड कौन सा है, एनोड, इसको हम क्या बोलते हैं, एनोड। तो एनोड पे कौन सा आवेश होता है, नेगेटिव। तो एनोड पे माने छड़ पे कौन सा आवेश आ जाता, ऋणावेश। तो देखो आप पूरे विलयन में वो इलेक्ट्रोड पर 2 परतें बन जाती, बाहर की वो धनावेश की परत बन जाती, ठीक है। वो इलेक्ट्रोड पे कौन सी परत है, ऋणावेश की। तो आपको हमने बताया था पिछली वीडियो में कि धनावेश, जहाँ धनावेश है उसका विभव ज़्यादा होता और जहाँ ऋणावेश है उसका विभव कम होता। इस विभव में अंतर के कारण जो उत्पन्न होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। माने 2 परतें बन गई, इन 2 परतों के कारण जो वोल्टेज बनेगा या जो विभव बनेगा उसे हम इलेक्ट्रोड विभव बोलेंगे, क्योंकि ये विभव कहाँ बन रहा है, इलेक्ट्रोड में बन रहा है। तो अब जिंक जब 2 इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन सर्किट में चले जाएंगे, हमने बताया था बाहरी परिपथ में चले जाएंगे। तो इसके द्वारा जो विभव उत्पन्न होगा, कौन सी क्रिया द्वारा उत्पन्न हो रहा है, एनोड पे क्या होता, ऑक्सीकरण, 0 से +2 ऑक्सीकरण अवस्था हो गई। तो जो विभव उत्पन्न होगा इस विभव का एक नाम हो जाएगा ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलती। तो ये हो गया ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। इसका मान, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड का मान हम आपको आगे बता रहे हैं। अब हम इसमें दबाते हैं क्या, कॉपर की छड़ को, किसमें, कॉपर सल्फेट के विलयन में। तो देखो बेटा यहाँ क्या होगा, ये दूसरा अर्ध सेल है, हमने बताया था कोई भी सेल 2 अर्ध सेलों से मिलकर बना होता है। हमने बर्तन में भर दिया कौन सा विलयन, कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पर ये काय का काम करेगा, कॉपर की रॉड काय का काम करेगी, कॉपर का रॉड करेगा काम किसका, कैथोड का। कैथोड पे कौन सा चार्ज होता, पॉजिटिव। ये सब हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, तो आप पिछली वीडियो जरूर देखें। तो पूरी इलेक्ट्रोड पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से अब होगा क्या, यहाँ पर कॉपर जमा होना शुरू हो जाएगा। जब कॉपर जमा होगा तो विलयन में कौन से आयन बचेंगे, सल्फेट आयन। सल्फेट आयन पे कौन सा चार्ज होता, नेगेटिव। तो विलयन में नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाएंगे, जिससे आप गौर करें इलेक्ट्रोड पर और विलयन पर अपोजिट चार्ज माने विपरीत आवेश होने की वजह से यहाँ भी एक विभव उत्पन्न होगा। इस विभव को क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रोड विभव। लेकिन इस इलेक्ट्रोड विभव का नाम अलग हो जाएगा। भाई यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर हमने बताया था आपको पिछले वीडियो में, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन जो क्या थे, एक्वस थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना रहे थे, कॉपर सॉलिड। तो यहाँ हो क्या रहा है, कॉपर की ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से कितनी हो गई, 0, अपचयन हो रहा है। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल बनेगा या विभव बनेगा उस विभव को हम बोलेंगे अपचयन इलेक्ट्रोड विभव।
अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है। इस प्रकार से अर्ध सेल में दो प्रकार के विभव उत्पन्न होते हैं। एनोड पर जो विभव उत्पन्न होता है उसे हम बोलते हैं ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव या ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और जो कैथोड पर विभव उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। अब इलेक्ट्रोड विभव नापे कैसे जाते हैं, तो ये हम आपको आगे के वीडियो में बताएंगे। एक सेल होता है, उस सेल को हम बोलते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इस इलेक्ट्रोड का विभव माना जाता है शून्य। जैसे आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, धरती का विभव कैसा माना जाता है, शून्य, पोटेंशियल। इसका विभव शून्य माना जाता है। जिसमें एक खासियत और होती है कि ये अगर आप एनोड के साथ जोड़ दोगे तो ये कैथोड की तरह काम करता है, और कैथोड के साथ जोड़ देंगे तो एनोड की तरह। तो इसका विभव माना जाता है शून्य, और फिर इसके साथ हम गैल्वेनोमीटर या वोल्टमीटर लगा के वोल्टेज नाप लेते। तो जो वोल्टेज निकलता वो एक सेल का निकलता, एक सेल का माना जाता, क्योंकि इसका विभव कितना माना जाता है, इसका पोटेंशियल 0 माना जाता है IUPAC सिस्टम में। तो वो तो आगे की बात है। अब इसके तार को आप यहाँ की जगह अगर आप यहाँ पर जोड़ देंगे, वो गैल्वेनोमीटर लगा देंगे, तो जो विभव निकलेगा उसे बोलेंगे हम अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, क्योंकि इसका विभव हमेशा शून्य माना जाता है। अगर ऑक्सीकरण के साथ जोड़ देंगे तो जो विभव निकलेगा उसे बोलेंगे हम ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। तो ये आगे की बात है, हम आपको आगे बताएंगे। तो आप लोगों को ये ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव समझ में आ गए होंगे। अब आती है बात कि इलेक्ट्रोड विभव डिपेंड क्या पे करता है, किस किस बात पर डिपेंड करता है। तो देखो, इलेक्ट्रोड विभव एक तो सेल की टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर मीन्स तापमान, कि सेल का तापमान कितना है, क्योंकि तापमान का मान कम या अधिक होने से जो विभव है उसका मान भी कम अधिक हो जाता है। आपने देखा होगा सर्दियों में कार वगैरह होती जो उनके सेल लगाएं तो बैटरी कम पावर लगा पाती, क्योंकि सर्दियों में क्या होता, जो विद्युत अपघट्ट भरा होता जिंक सल्फेट, ये कैसा हो जाता, गाढ़ा। वो आयनों की मोबिलिटी माने आयनों की गतिशीलता कैसी हो जाती है, कम, क्योंकि ठंडक होने की वजह से गतिज ऊर्जा क्या हो जाती, कम हो जाती। विलयन गाढ़ा हो जाता, जिससे आयन तेजी से गति नहीं कर पाते। इसलिए सर्दियों में जो बैटरी होती हैं उन बैटरियों की कार्य क्षमता कम हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रोड विभव है वो किस पर डिपेंड करता है, एक तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, दूसरा डिपेंड करता है जो विलयन भरा है। यहाँ पर जिंक सल्फेट विलयन भरा है, यहाँ पर कॉपर सल्फेट विलयन। तो विद्युत अपघट्ट के किस पर निर्भर करता है, सांद्रण पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, सांद्रण माने कंसंट्रेशन, है ना। अगर सांद्रण कम है या विलयन पतला है तो इलेक्ट्रोड विभव का मान भी कम या अधिक हो जाता है। तीसरा डिपेंड करता है धातु की प्रकृति पे। धातु की प्रकृति पे कुछ धातुएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं, वो शीघ्रता से इलेक्ट्रॉन दान कर देती हैं, या फिर वो शीघ्रता से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेती हैं। जो धातुएं शीघ्रता से इलेक्ट्रॉन दान करती हैं उस क्रिया को हम बोलते हैं क्या, ऑक्सीकरण। और जो आयन इलेक्ट्रॉन शीघ्रता से ग्रहण कर लेते उसको हम बोलते हैं क्या, अपचयन। तो धातु, अगर धातु की प्रकृति कैसी है, धातु बहुत ज्यादा क्रियाशील है, तो ऐसी धातु का इलेक्ट्रोड विभव कैसा होता, अधिक होता है। कुल मिला के इतने कारक हैं जो इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करते हैं। अब बात आती है IUPAC सिस्टम की। ये सब चीजें हम आपको नॉलेज के लिए बता रहे हैं, क्योंकि इसके बिना आप आगे न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। IUPAC में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। आप गौर करो, जहां पर एनोड है उसके विभव को ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, और जहां पर कैथोड है यहाँ पर अपचयन होता है तो उसे बोलते हैं अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। तो वैज्ञानिकों ने IUPAC में एक मीटिंग बैठी, उस मीटिंग में निर्णय लिया गया कि जितने भी इलेक्ट्रोड विभव हैं धातुओं के, वो सभी इलेक्ट्रोड विभव हम अपचयन इलेक्ट्रोड विभव के रूप में लिखने लगे। अपचयन इलेक्ट्रोड विभव के रूप में लिखने लगे। तो अपचयन इलेक्ट्रोड विभव के रूप में हम जितने भी जो विभव होते हैं हम अपचयन इलेक्ट्रोड विभव के रूप में लिखे जाते हैं। लेकिन धातुएं तो कई प्रकार की होती है। देखो आप यहाँ पर जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है तो इसका विभव हमें ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव के रूप में लिखना चाहिए। लेकिन IUPAC बोल रही है कि जिसका अपचयन इलेक्ट्रोड विभव निकल रहा है उसकी तो वैल्यू में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि कोई धातु ऑक्सीकृत हो रही है तो उसका जो ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव निकलेगा तो उसकी जितनी वैल्यू निकलेगी उसका साइन चिन्ह चेंज कर दो, माना चिन्ह को चेंज कर दो, तो उसे हम अपचयन इलेक्ट्रोड विभव में के रूप में बदल सकते हैं। हम आपको कुछ उदाहरण देके बता रहे हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। सबसे बड़ी समझने वाली बात है बेटा इसमें कि यहाँ पर जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है, तो जितना वोल्टेज बन रहा है यानी पोटेंशियल बन रहा है उस पोटेंशियल को हम ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, और इसकी वैल्यू 0.76 वोल्ट है। ठीक है। जब कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर 2 धन आवेश से 0 ऑक्सीकरण अवस्था हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन। तो इसके द्वारा जो पोटेंशियल जनरेट होता है उसकी वैल्यू होती है
प्लस 0.34 वोल्ट माने 0.34 वोल्ट, इसे हम बोलते हैं अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। तो आईयूपीएसी ने क्या किया, आईयूपीएसी ने ये कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव माना। आईयूपीएसी में ये माना गया जितने भी इलेक्ट्रोड विभव हैं उन्हें हम अपचयन इलेक्ट्रोड विभव के रूप में लिखेंगे, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव के रूप में लिखेंगे। तो अपचयन इलेक्ट्रोड विभव के रूप में जितने उसको लिखेंगे आप इलेक्ट्रोड विभव को, तो इनके लिए हम आगे क्या लगा देते हैं, मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं इसको, या मानक इलेक्ट्रोड विभव, क्योंकि ये अपचयन के रूप में लिखे जाते हैं। इसको आप बोला जाता है नाम मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव। इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये हमेशा किस में मेजर किया जाता, काय में नापा जाता, अपचयन के रूप में नापा जाता। तो देखो कॉपर का तो बेसिकली अपचयन हो रहा है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। कॉपर का जो विभव निकला वो प्लस 0.34 वोल्ट है, वो अपचयन इलेक्ट्रोड विभव है। तो यही अपचयन इलेक्ट्रोड विभव यहाँ पर क्या कहलाने लगेगा, मानक इलेक्ट्रोड। मानक इलेक्ट्रोड विभव में एक चीज और दिखी जाती है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव में जो सांद्रता है जिस विलयन में इलेक्ट्रोड डूबा है वो हम आपको अभी पढ़ाएंगे। जैसे जिंक की छड़ है तो किस में डूबी है, जिंक सल्फेट के विलयन में, तो इसकी सांद्रता भी ली जाती है 1 मोलर, ठीक है। तापमान लिया जाता है 25 डिग्री सेल्सियस, फिर इसका पोटेंशियल नापा जाता, विभव नापा जाता। जो विभव निकलता उस विभव को हम क्या बोलते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव। लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं कि जितने भी इलेक्ट्रोड विभव है आईयूपीएसी उन इलेक्ट्रोड विभव को केवल अपचयन इलेक्ट्रोड विभव के रूप में ही स्वीकार करता है। कहने का मतलब है कि जिंक का यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है तो हम ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव को अपचयन इलेक्ट्रोड विभव के रूप में लिखेंगे। तो बच्चे बोलते हैं ये कैसे लिखा जाएगा, कुछ नहीं करना। जब आप इसे अपचयन इलेक्ट्रोड विभव के रूप में लिखेंगे तो साइन चिन्ह चेंज हो जाएगा, -0.76 वोल्ट हो जाएगा। आपने माइनस चेंज कर दिया तो इसी विभव का मान हो जाएगा, फिर नाम हो जाएगा अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। कुछ नहीं करना। अगर आपसे कोई पूछे कि इस अपचयन इलेक्ट्रोड विभव को ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव के रूप में लिखें तो इसका ऑक्सीकरण, कॉपर का ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कितना होगा बेटा, होगा ये प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा -0.34 वोल्ट। कहने का मतलब है कि ऑक्सीकरण और अपचयन एक दूसरे की कैसी क्रियाएं हैं, विपरीत क्रियाएं हैं। तो यदि आप आगे वाला चिन्ह यानी आगे वाला साइन चेंज कर देंगे तो ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव अपचयन इलेक्ट्रोड विभव में बदल जाएगा। वो अगर अपचयन का आपको ऑक्सीकरण करना है तो चिन्ह चेंज कर दें तो अपचयन इलेक्ट्रोड विभव का के रूप में बदल जाएगा, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव के रूप में। तो कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, बार बार प्रॉब्लम पैदा ना हो, इसलिए आईयूपीएसी ने जितनी भी धातुओं के इलेक्ट्रोड विभव हैं सब काय के रूप में स्वीकार्य, किसके रूप में स्वीकार किए, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव के रूप में। तो हम किसी भी धातु का इलेक्ट्रोड विभव ऑक्सीकरण के रूप में नहीं लिखते। तो जो ये लिखा है ये है बिल्कुल सही, लेकिन आईयूपीएसी इसे कब स्वीकारेगी, जब आप इसे किसके रूप में लिखो, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव के रूप में। ये तो अपना पहले से ही अपचयन इलेक्ट्रोड विभव के रूप में लिखा है। तो हम क्या करेंगे, जब अपचयन इलेक्ट्रोड विभव के रूप में लिखेंगे, हम नीचे का मिटा रहे हैं तो क्या करेंगे, एक तो चिन्ह चेंज कर देंगे, देखो हम इसको लिख रहे हैं। दूसरा अभिक्रिया को चेंज कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर अभिक्रिया बता रही है कि क्या हुआ है, ऑक्सीकरण, इसलिए हमने विभव कैसा लिखा है, ऑक्सीकरण के रूप में। अपचयन के रूप में लिखना है तो क्या करेंगे, क्रिया को उल्टा कर देंगे। अब क्रिया को जिंक 2 इलेक्ट्रॉन एक्वस, यहाँ पर अब जिंक का क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। तो ये विभव काय के रूप में आ जाएगा, अपचयन इलेक्ट्रॉन। जिंक 2 इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएगा, जिंक ठोस। इस अब क्रिया को हमने उल्टा करके लिख दिया, जिंक 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएगा, ZnS। अब हम जो विभव लिखेंगे E, इसको लिखेंगे तो यहाँ पर प्लस लगा था, साइन चेंज करके -0.76 वोल्ट। जो ये वोल्टेज आया इस वोल्टेज को हम बोलेंगे जिंक का अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। तो यदि आपसे कोई पूछे जिंक का ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव क्या है, ये इतना है, वो अपचयन विभव क्या है, प्लस का जगह हमने क्या कर दिया माइनस, तो अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। आईयूपीएसी हमेशा ध्यान करना, न्यूमेरिकल वगैरह होंगे तो न्यूमेरिकल में आपको अगर ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव दिया होगा तो आपको उसे अपचयन इलेक्ट्रोड विभव के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये है इतना। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव समझाने के लिए आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर ई क्या है, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव है। समीकरण को हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हालांकि गलत नहीं है, लेकिन आईयूपीएसी बोलती है कि ऐसा ही लिखेंगे। हम कैसा लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे, ठीक है। अब आपको हम बताते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। आदर्श परिस्थिति में आप किसी भी छड़ को उसी के विलयन में डुबाएं, किसी भी छड़ को माने जिंक को डुबाएं जिंक सल्फेट के विलयन में,
जिंक की रॉड किसमें दबा दें, जिंक सल्फेट की विलयन में, कॉपर की सल्फेट को कॉपर सल्फेट की विलयन में। जिंक सल्फेट की सांद्रता ले लें हम 1 मोलर, जिसकी मूल्यता कितनी हो 1, और सेल का तापमान रखते हैं हम कितना 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और फिर आप इसका जो पोटेंशियल निकालें जिंक का, अगर मान लो ये निकला 0.76 वोल्ट, तो ये जो माइनस 0.76 वोल्ट है इसी को हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे, क्योंकि हमने सभी चीज़ें आदर्श कंडीशन में रखी गई हैं। टेम्परेचर रखा है हमने 25 डिग्री सेल्सियस यानी 298 केल्विन, 273 जोड़ देते हैं हम, 298 केल्विन पे हम नाप रहे हैं। क्या नाप रहे हैं, पोटेंशियल विभव नाप रहे हैं। सांद्रण कितना लिए हैं बेटा, हम सांद्रण लिए हैं 1m, माने इसकी मूल्यता कितनी है 1 है, ठीक है। और इस कंडीशन में अगर आप जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबाते हैं और जो करंट बनता है उस करंट को आप वोल्ट मीटर या गैल्वेनोमीटर से नापते हैं, कितना निकलता है 0.76 वोल्ट निकलता है। तो ये जो करंट है इस करंट को या विभव को, पोटेंशियल को हम क्या बोलेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव बोलेंगे, क्योंकि हमने मानक कंडीशन में इसको नापा है। अगर आप तापमान को कम या ज़्यादा कह देंगे तो इस वोल्टेज का मान कम या ज़्यादा हो जाएगा, पोटेंशियल का मान कम या ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप सांद्रण का मान कम या ज़्यादा कह देंगे तो भी पोटेंशियल का मान कम या ज़्यादा हो जाएगा। इसके लिए आगे हम एक पढ़ेंगे, एक वैज्ञानिक थे नरनस्ट, उन्होंने एक समीकरण दिया, उन्होंने विलयन के सांद्रण तथा सेल के तापमान के मध्य में एक संबंध स्थापित किया। उस संबंध स्थापित करने के बाद एक समीकरण दिया, जिस समीकरण को हम नरनस्ट समीकरण कहते हैं। तो इस समीकरण की सहायता से आप दिए गए सांद्रण पर और दिए गए तापमान पर किसी भी धातु के इलेक्ट्रोड विभव की गणना कह सकते हैं। तो वैज्ञानिकों ने जनरली क्या किया कि 1 मोलर सॉल्यूशन 25 डिग्री सेल्सियस पर सभी धातुओं के इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना शुरू किए। समझना अच्छी तरह से, जिंक को डुबाया जिंक सल्फेट में, उसका विभव गैल्वेनोमीटर से नाप लिया तो उसका पोटेंशियल निकाल लिया। ऐसे ही कॉपर को डुबाया कॉपर सल्फेट के विलयन में। जितने भी केमिस्ट्री में तत्व हैं सभी धातुओं को, तत्वों को उनके विलयन में डुबा के जो हमने विभव ज्ञात किए उन विभव को क्या बोलते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और उनकी एक आपकी बुक में एक टेबल बनी होगी, ठीक है। उस टेबल में मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में सभी धातुओं को व्यवस्थित कर दिया तो एक श्रेणी बन जाती है। उस श्रेणी को आपने पढ़ा हो यदि, उस श्रेणी को हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। इसकी भी स्टडी हम आगे करेंगे। तो अब यार तो आप किताब की सहायता से इतनी हेल्प करें अपने आप की, है ना, कि एक तो मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, दिए गए सांद्रण पर, दिए गए तापमान पर जो हम विभव निकालते हैं हर धातु का फिक्स होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस। 1 मोलर वाले विलयन में जब हम विभव निकालते हैं तो 0.76 वोल्ट विभव निकलता है। तो ये फिक्स होगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा। हाँ, यदि आप सांद्रण और तापमान में परिवर्तन कर देंगे तो इस वोल्टेज का मान या पोटेंशियल का मान कम या अधिक हो सकता है। तो आदर्श की स्थिति में जो विभव निकाला उसे हम बोलते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। फिर सुन लें, और मानक धातुओं को मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में रखने पर एक श्रेणी बनती है जो आपकी किताब में है, जिसे हम बोलते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी, ठीक है। इस श्रेणी की सहायता से आप किसी भी धातु का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं। तो इतनी बातें आपको ध्यान करनी है। फिर से ध्यान करना कि IUPAC सिस्टम में जो इलेक्ट्रोड विभव 2 टाइप के होते हैं, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। तो IUPAC केवल अपचयन इलेक्ट्रोड विभव को तवज्जो देती है, ठीक है। अगर आपके पास ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव दिया है मान, तो आप चिन्ह चेंज कर दें, धन का ऋण कर दें या ऋण का धन कर दें, तो अपचयन इलेक्ट्रोड विभव में वो कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीकरण तथा अपचयन एक दूसरे के विपरीत क्रियाएं हैं। ये सब आपके लिए नॉलेज के लिए है केवल, है ना। हालांकि हमारे हिसाब से MP बोर्ड में तो इससे संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन हाँ न्यूमेरिकल में कंसेप्ट जरूर लग जाती। तो आप देखते रहिए वीडियो लगातार, हम कल आपको नया समीकरण के बारे में लेके आएंगे कुछ ना कुछ। तब तक के लिए धन्यवाद।